गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी 4 मिनट जल्दी है, अपन तो थोड़ा पहले वेट करते हैं 1:30 तक। तब तक आपका कोई भी डाउट है अगर कुछ 0 आवर्स। कोई डाउट नहीं? अच्छा, मैंने नोट्स नीचे प्रोवाइड किए हैं कुछ, तो आप चाहें तो वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं जी। आई डोंट नो इतनी जल्दी वो रेडी है नहीं, क्योंकि मैं अभी लेकर आया बेटा, तो क्लास के बाद ले लीजिए आप। चलिए, जब तक थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने कल कुछ टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक हमने कल पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में हमने बातें की कि कुछ चीजें कवर होती हैं, कुछ कवर नहीं होती हैं। क्या क्या कवर होती हैं उनकी बात करें तो हमने बोला सर ऑडिटर को चेक करना है कि क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना है। दूसरा, सर ऑडिटर को ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी कवर करना होंगे। डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन सही हो, ये ऑडिटर चेक करेगा। फिर हमने बोला सर 2 हमारे नेगेटिव पॉइंट। पहला, सर जो भी हमारी कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज हो वो नहीं करेंगे, और अगर कोई कंस्ट्रेंट ऑडिट में है तो वो हम अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट में कैप्चर करेंगे। ये 5 पॉइंट पर हमने फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जहां पर हमने ये बात की थी कि सर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ये हमारा स्कोप नहीं होता है, इसकी हमें एक्सपर्टीज नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन भी हमारा स्कोप नहीं होता है। 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, वहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि सर अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट है, चाहे वो नोट्स के रूप में देना हो, चाहे उसका प्रोविजन बनाना हो, तो वो ऑडिटर के स्कोप में आ जाएगा। इस केस स्टडी में हमने देखा था कि एक पेनल्टी का लेटर मिला, तो कंपनी को उसका या तो प्रोविजन बनाना है या नोट्स में डिस्क्लोज करना है, तो इट इज हैविंग इंपैक्ट। तो हमने बोला सर ये स्कोप में शामिल होगा। फिर दूसरा हमने केस देखा था जहां एक पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही थी, लॉस हुआ है, लॉस के कारण, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, वो सबको एनालाइज करना। इट वाज लाइक इन्वेस्टिगेशन, सो नॉट कॉल्ड ऑडिट। हमने 2-3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। एक हमने पढ़ा AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या इसका मीनिंग होता है? The format applicable on that particular entity for presentation and preparation of financial statement. Example, Schedule 3. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक पास्ट ईयर या पास्ट पीरियड के डेटा को बताते हैं, उसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इंगेजमेंट मीन्स व्हेन ए प्रैक्टिशनर और एन प्रोफेशनल एग्रीज टू प्रोवाइड सर्विसेज, एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, उसे हमने कहा इंगेजमेंट। 2 तरह के ऑडिट पढ़े बच्चों हमने बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। एक था स्टैट्यूटरी या मैंडेटरी ऑडिट, दूसरा वॉलेंटरी ऑडिट। मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसे कहेंगे? इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट, ड्यू टू द एप्लीकेबल लॉ, तो हम उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट या मैंडेटरी ऑडिट। इसके 3-4 एग्जाम्पल हमेशा याद रखने होंगे, क्योंकि जब ये एग्जाम में लिखना आएगा तो ये डेफिनेशन तो एक लाइन में खत्म हो गई। तो हमेशा ये 3 मार्क्स का अगर बनेगा तो इसके साथ एग्जाम्पल देने ही होंगे। तो हमने 4 एग्जाम्पल बात की। कौन कौन से? सर सोसाइटी का ऑडिट, कंपनी का ऑडिट, बैंक का ऑडिट, इंश्योरेंस का ऑडिट, ट्रस्ट का ऑडिट, ये सब कहलाएंगे बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिट या मैंडेटरी ऑडिट। वॉलेंटरी ऑडिट, सर जब कोई स्वेच्छा से ऑडिट करा रहा है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर एनी इंस्टीट्यूट, उसके भी एग्जाम्पल पढ़े, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये यहां तक का बच्चों हम सब कवर कर चुके थे। अब 1-2 बहुत एडवांस कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑडिट एविडेंस। बच्चों एक डिस्कशन रिकॉल कराता हूं। हमने पढ़ा था कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो एंट्रीज हैं वो सपोर्टेड बाय एविडेंस होनी चाहिए। पढ़ा था क्या ऐसा? हमने एक लाइन पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड, करेक्ट? तो हमने वहां पर बोला था कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होने चाहिए फाइनेंशियल। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज जो हैं वो किसी एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए।
बराबर है, ये पढ़ा था बच्चों। अब यार एविडेंस क्या होता है, आपने देखा होगा, अपने यहाँ तो बहुत सारी पिक्चरों में आता है, तमाम सबूतों के आधार पर यह पाया गया कि सलमान खान साहब कार नहीं चला रहे थे। अरे है ना ऐसा, तो ऐसा ऐसे सारे एविडेंस के आधार पर डिसीजन होते हैं, जजमेंट होते हैं। तो कोर्ट में एक न्यायाधीश महोदय कुछ एविडेंस को कंसीडर करते हैं और फिर अपना ओपिनियन या जजमेंट सुनाते हैं। हम भी तो कुछ चीजों को चेक करेंगे, देखेंगे क्या उनके प्रॉपर एविडेंस हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन यानी कि हमारी ओपिनियन सुना देंगे, लिख कर दे देंगे। तो ऑडिट एविडेंस क्या है बच्चों? एविडेंस का मतलब हमने समझा साक्ष्य, ऑडिट वर्ड आगे लग गया, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन की, जिसके आधार पर वो अपनी ओपिनियन देगा, उसे कहेंगे ऑडिट एविडेंस। आसान है, पहले कंसेप्ट समझ में आया। ऑडिट एविडेंस क्या है? सर्टेन इंफॉर्मेशंस या ऑल द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर को मिली, जिसके आधार पर उसने क्या किया, ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड, जिस पर उसने अपनी ओपिनियन आधारित की, उसे हमने नाम दे दिया ऑडिट एविडेंस। चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके और एग्जांपल देखेंगे बच्चों। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, बच्चों ये चैप्टर 1 में कहीं नहीं दिया है, लेकिन ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बाकी इसके लिए पूरी एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की सीरीज है, ऐसे 500 सीरीज, जहां पर 10-11 स्टैंडर्ड हैं, ऑल बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब मीनिंग पढ़ रहा हूं बच्चों एक बार। ऑडिट एविडेंस रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based। आसान भाषा में अपन जो हमने बोला वही बात बोलते हैं वापस से। ऑडिट एविडेंस मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन obtained by auditor on which his opinion is based। all the information obtained by auditor on which his opinion is based called audit evidence। क्लियर है? ऑडिट एविडेंस का मीनिंग क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़े हम इससे। अब बच्चों हमको ऑडिट में कितने ऑडिट एविडेंस जुटाने चाहिए? जैसे कई बार हमने कोर्ट में ऐसे डिसीजन भी तो सुने कि भाई पर्याप्त सबूतों के अभाव में इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाता है, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, ऐसा बरी किया जाता है। तो सर पर्याप्त कितने? हमारी ऑडिट के लिए भी तो ऐसे कुछ एक क्वांटम या एक बेसिस होना चाहिए ना, कि कितने एविडेंस मिल जाएंगे तब हम ओपिनियन देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम गए ऑडिट करने एक कंपनी में, उनके यहां पर सर 10,000 सेल बिल थे, मैं गया एक बिल चेक किया और मैंने बोला बस बस हो गया, थैंक यू, सेटिस्फाइड। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। आप बोलेंगे ना सर ये तो बहुत इनसफिशिएंट चेकिंग है, थोड़ा तो और चेक करो, एक ही बिल चेक करा आपने। ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑडिट एविडेंस कितने होने चाहिए, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म की अब हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म है बच्चों ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको हम आगे पूरे ऑडिट में लिखते हैं SAAE, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। AE यानी ऑडिट एविडेंस, S सफिशिएंट, A अप्रोप्रिएट, SAAE। पूरे ऑडिट में आगे ये वर्ड हम इसी तरह से बार बार बोलेंगे, जैसे AFRF बोला ऐसे ही SAAE। सो ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये भी समझेंगे अभी क्या होता है ये वर्ड। तो पहले मैंने आपको लॉजिक बताया कि हम ऑडिट करने गए, कितने एविडेंस, कितनी चेकिंग करूं कि ऐसा लगे कि हाँ अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, यानी अब मैं दे सकता हूं ओपिनियन। क्या बेसिस आ गया क्या वो अपने पास? तो उसके लिए हमने टेक्निकल वर्ड बनाया सर ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इन दोनों वर्ड को और बात करते हैं बच्चों। सफिशिएंसी डिनोट्स क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस मतलब सर हम ऑडिट करने गए, सेल्स के अंदर सर 1000 सेल बिल थे, सर कितने चेक करूं कि मुझे कंफर्ट आ जाए? हो सकता है मैं 100 चेक करूं, हो सकता है मैं 1000 करूं, हो सकता है मैं 700 चेक करूं। तो वो डिपेंड करेगा ऑडिटर के ऊपर, वो हम कैसे
कितने पे हमें करार आएगा वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में। पर सफिशिएंसी क्या बताता है? सर इतना क्वांटम चेक करो जिस पर आप अपनी ओपिनियन बेस कर सको। समझ में आया? तो दो वर्ड पढ़ रहे हैं, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी डिनोट्स क्वांटिटी, तो सर इतने उचित मात्रा में आप ऑडिट एविडेंस जुटाओ कि आप अपनी ओपिनियन बेस कर सको। लॉजिकल समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? भैया 1000 इनवॉइस थे यार, या 10,000 सेल इनवॉइस थे, एक चेक करने से तो काम नहीं चलेगा। अब वो सफिशिएंसी कितना होगी वो तो हम जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे समझते जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया अभी, हो सकता है मैंने 500 चेक करे एंड देन आई एम कंफर्टेबल टू गिव ओपिनियन, हो सकता है। ठीक है, तो सफिशिएंसी डिनोट्स क्वांटिटी। डन, चलो आगे नेक्स्ट वर्ड पे, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बच्चों रिलीवेंस या रिलायबिलिटी। रिलीवेंस या रिलायबिलिटी। अब ये रिलीवेंस क्या हो सकता है? रिलीवेंस मतलब एक लॉजिकल कनेक्शन किसी चीज का। सपोज कीजिए अगर मुझे ये चेक करना है कि वाकई में क्रेडिट सेल हुई है या नहीं हुई है, क्या करना चाहिए? सोचो जरा। क्रेडिट सेल समझते हैं सब, उधार माल बेचा बच्चों। उधार माल बेचा तो अपनी बुक्स में क्या बने होंगे? डेटर्स। अब मुझे ये चेक करना है बच्चों कि सच में उधार सेल, क्रेडिट सेल हुई है या नहीं हुई है। क्या चेकिंग करूं यार? क्या चेकिंग करूं? क्या मैं डेटर से कंफर्मेशन ले लूं कि सर कंफर्म करो हमारी बुक्स में आपसे 1 लाख रुपए लेने आ रहा है 31 मार्च 2024 को, आप कंफर्म करो क्या आपको 1 लाख रुपए देना है इस डेट को हमको। अगर उसने भी कंफर्म कर दिया यस कि मुझे 1 लाख रुपए आपकी एंटिटी को देना है, हो गया कंफर्ट कि यार इसको उधार माल बेचा था जिसके कारण से ये डेटर है, मेरी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वही उसकी बुक्स में आ रहा है, मैच है। मतलब ये हुआ मेरा अप्रोप्रिएट एक्शन, ये हुआ मेरे लिए रिलीवेंट ऑडिट एविडेंस। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है आगे, SF505। सो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट से क्या मतलब है? जैसे जिससे रिलेटेड जो बात हो ना वो एक्शन लिया जाए। और एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए कंपनी ने एक कार खरीदी बच्चों, नई कार 20 मार्च को अपने बुक्स में आ जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। नई कार खरीदी कंपनी ने, असेट में आ जाएगी। अब आपको चेक करना है आज की तारीख में कंपनी के पास कार है या नहीं है। बताओ क्या चेक करोगे? क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों? एक बार वापस बोलता हूं, कंपनी ने 20 मार्च 2024 को एक कार खरीदी। कार खरीदी तो मेरी एसेट में आनी चाहिए, आ गई, तभी तो मुझे पता चला। तो बैलेंस शीट में एसेट में आया एडिशन ऑफ कार, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है? ये भी तो हो सकता है 25 तारीख को वापस बेच दी उन्होंने, हो सकता है ना। मुझे चेक करना है आज की तारीख में कार है या नहीं। कैसे चेक करें यार बच्चों, बताओ क्या करें? इनवॉइस देखूं क्या? इनवॉइस देखूं क्या? इनवॉइस देखने से पता चलेगा क्या कि आज कार है या नहीं है? नहीं। अच्छा मुझे ये देखना है कि ये ओनरशिप मेरी है या नहीं है। ये कार जो है इसकी ओनरशिप कंपनी की है या नहीं है। ऐसा तो नहीं डायरेक्टर साहब ने पर्सनल खरीदी हो और कंपनी के बुक्स में ले ली हो, दो अलग अलग बातें। एक बार बोला ओनरशिप चेक करना है तो मैं बोलूंगा लाओ सर इस इनवॉइस, इसका इनवॉइस दो, आरसी दो, रजिस्ट्रेशन के पेपर दो कार के। अगर वो कंपनी के नाम पे हुए तो मान लूंगा ये कंपनी की कार है। तो जब ओनरशिप चेक करना थी तो क्या डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है चेक करना? इनवॉइस और आरसी, बराबर। लेकिन मुझे ये देखना है आज कार है या नहीं है। अब क्या रिलीवेंट है? सर कार दिखाओ तो सही नई वाली। सर बैठ के देखूंगा ना सर एक बार। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो दोनों हमारे ऑडिट प्रोसीजर हैं, दोनों से एविडेंस मिल रहे हैं, पर मुझे क्या चेक करने के लिए क्या रिलीवेंट है? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अप्रोप्रिएट। दैट इज वॉट वी कॉल्ड अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को हर एक चेकिंग जो वो करना चाहता है उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है वो जुटाना चाहिए। अगर मुझे कार की ओनरशिप के लिए एविडेंस चाहिए, माई अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इज टू चेक इनवॉइस एंड आरसी। मुझे आज की तारीख में कार एग्जिस्ट है या नहीं, देन फिजिकल वेरिफिकेशन इज द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आई होप आपको अप्रोप्रिएट का मतलब समझ में आया होगा। इसीलिए हमने आगे मीनिंग क्या लिखा? व्हाट इज रिलीवेंट, व्हाट इज रिलीवेंट इन दिस सिनेरियो इज व्हाट अप्रोप्रिएट। किसी को डाउट है तो फिर भी आप पूछो बच्चों,
तो ऑडिटर को साहब कैसे ऑडिट एविडेंस जुटाना है? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, दोनों बातें, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इसको हमने टेक्निकली एक ही लाइन बोल दी, SAAE। अभी हमने इसको इसलिए पढ़ा, आगे हम जितना भी ऑडिट पढ़ेंगे ना, हर जगह एक लाइन लिख देंगे, वो ऑडिटर टू ऑब्टेन SAAE। अब वहां से फिर अपने को बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाने हैं। वो कैसे जुटाने हैं उसकी नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर में, पर ये लाइन अब अपने को क्लियर हो जानी चाहिए। ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? ऑल द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड। सर ऑडिट एविडेंस कितने जुटाने हैं सर? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जुटाने हैं। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो कंसेप्ट में तो बताएं। पक्का सब? एवरीवन इज ओके विद दिस? चलें आगे फिर। चलिए, अब बच्चों हमने बोला ऑडिट एविडेंस के टाइप की बात कर रहे हैं। ऑडिट एविडेंस बच्चों हम इसको बांट सकते हैं 3 आधार पर, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन इंपैक्ट। 3 तरह से हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बोलता हूं बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स मतलब सर कहां से बना है, वो कहां से प्रकट हुआ है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल ऑडिट एविडेंस, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। सर इंटरनल किसे कहेंगे? तो चलो इसका मीनिंग लिख रहे हैं बच्चों। इंटरनल मीन्स जनरेटेड विद इन द एंटिटी। जो एंटिटी में ही बना हो उसको हमने नाम दिया इंटरनल ऑडिट एविडेंस। जो एंटिटी में ही बना हो उसको हमने नाम दिया इंटरनल ऑडिट एविडेंस। सर एक्सटर्नल, विच जनरेट्स फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी, विच जनरेट्स फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी। सब लिख लो ये दोनों का मीनिंग, फिर इस पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ऑडिट एविडेंस के टाइप पढ़ रहे हैं। तो हमने 3 बेसिस पर ऑडिट एविडेंस के टाइप्स को बांटने की कोशिश की। पहला सर बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के आधार पर ऑडिट एविडेंस 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर इंटरनल कौन से? सर विच जनरेट्स विद इन द एंटिटी। सर एक्सटर्नल विच जनरेट्स फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी। बच्चों एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सबको सुनना है और आंसर मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस, ट्रू और फॉल्स? सोचो सोचो, जल्दी नहीं आंसर की, मुझे फिर से रिपीट करता हूं। परचेज इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस, ट्रू और फॉल्स? आराम से सोचो ना यार, कोई जल्दी नहीं, अपने को लॉजिक चाहिएगा। ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है अपना, 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ। अभी ट्रू एंड फॉल्स नहीं आ रहे हैं आपको, पर ट्रू एंड फॉल्स में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परचेज इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस। कितने लोगों को आंसर पता है भाई? आता है मतलब अटेम्प्ट करना चाहते हैं? कितने लोगों को आंसर देना है बताओ? मैं ही अकेला? क्यों यार ऐसा? यस बच्चा नहीं पता बेटा, सब पता है, देना नहीं, ऐसा क्यों यार? बेटा आप लोग पीछे पता है आंसर? अटेम्प्ट करोगे? बताओ, आप ही बताओ ना बेटा। यस यस बताओ बेटा। फॉल्स है, फॉल्स है, ओके राइट। आप बता पाओगे बेटा? फॉल्स है। कोई ट्रू सत्य के साथ कोई नहीं? हाँ बेटा बोलो, ट्रू कैसे बेटा? आप क्या बोलते हो बेटा, फॉल्स की ट्रू? फॉल्स। एनीवन एल्स फॉर ट्रू? ट्रू। क्यों बेटा, लॉजिक? सॉरी क्या? अच्छा ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा कि ये ऐसे कुछ कंफ्यूजन होते हैं जो आंसर से पता चलते हैं कि आपने क्या समझ लिया बेटा, इसलिए ऐसा अपन बात कर रहे हैं,
तो ये म्यूचुअल डिस्कशन से अपन दोनों अच्छे से समझ जाएंगे। इंटरनल ऑडिट एविडेंस का मतलब है विच जनरेट्स विद इन द एंटिटी। सपोज हम बाजार गए, एक कोई चीज परचेस करके लेकर आए, परचेस का बिल हम बनाएंगे कि सामने वाला देगा? सामने वाला देगा। तो परचेस का इनवॉइस क्या एंटिटी ने बनाया जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं? नो, इट इज जनरेटेड आउटसाइड द एंटिटी। हम बच्चा ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमको कौन देगा, ऑडिटर को कौन देगा, ये बात नहीं कर रहे हैं। आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा ना? तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऑडिटर को कौन देगा। क्लियर है ना अभी? तो ये फॉल्स है बच्चों। परचेज इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस, क्योंकि सर वो कोई थर्ड पार्टी ने दिया है, हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी में नहीं बना है। लिखो ना यार बच्चों, याद कैसे रहेगा? लिखो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस, परचेज इनवॉइस। इंटरनल का एग्जाम्पल लिखो सेल्स इनवॉइस। हाँ, अब आपका क्वेश्चन बेटा, तो क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगा इंटरनल एविडेंस, आई एग्री, इंटरनल एविडेंस हो जाएगा। तो बेटा मोस्ट ऑफ दी चीजें तो इंटरनली होगी। आप सोचो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट। बुक्स कौन बना रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट। तो सारी चीजें तो इंटरनली होती है, एक्सटर्नल तो बहुत कम होती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, बताओ। कुछ कोई डाउट है तो वो बताओ, तो अपन उस पे आते नहीं ना। तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस, एविडेंस तो होगा ना, तभी तो अपन ने टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस में पढ़ा। बराबर है बात? तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस का एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? सेल्स इनवॉइस। एक्सटर्नल का परचेज इनवॉइस। अब क्लियर है क्या फंडा? कोई भी एग्जांपल दें, अभी हो जाएगा सॉल्व। बच्चों एमसीक्यू में ऐसे ही तो बाउंसर आते हैं अपने को, वो आपको 4 चीजें लिख देंगे और बोलेंगे इट इज एन एग्जांपल, विच इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस। तो आपको यह देखना है बैंक स्टेटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। बैंक स्टेटमेंट हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है अभी? चलो आगे। तो बच्चों हमने सोर्स के आधार पर ऑडिट एविडेंस को 2 भागों में बांटा, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलें आगे, दूसरे टाइप पर आते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन नेचर। सर नेचर के आधार पर अगर हम बांटना चाहें तो ऑडिट एविडेंस को 3 प्रजातियों में बांट सकते हैं। क्या क्या है सर? पहला ओरल। ओरल मतलब वो कॉफी विद मैनेजमेंट। कॉफी विद मैनेजमेंट। सर कॉफी विद मैनेजमेंट से तो बहुत सारी बातें होंगी सर, क्या वो ऑडिट एविडेंस? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करी, एक नया क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, एक नया क्लाइंट आपके पास आया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने बोला ऑडिट करने जाएंगे, तो अपने को अभी कोई आइडिया ही नहीं इस क्लाइंट के बारे में। तो आप गए, आपने जाके मैनेजमेंट को बोला कि सर लेट्स हैव ए किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग ऐसा होता है बेटा, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है, उसे किक ऑफ मीटिंग बोलते हैं टेक्निकली। तो आपने बोला सर लेट्स हैव ए किक ऑफ मीटिंग। तो आप गए मैनेजमेंट के पास और आपने बहुत सारे डिस्कशन शुरू किए। सर जैसे आपकी कंपनी कब बनी थी? उन्होंने बताया कि अच्छा उन दिनों की बात है, स्टार्ट हुई, ऐसा ऐसा बताया सब। फिर आपने पूछा उनको सर बिजनेस क्या करते हैं, क्या आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, वो सब उन्होंने आपको समझाया कि सर हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी 4 ब्रांचेस हैं, हमारी मेजर सेल इस प्रोडक्ट की है, हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, पूरा डोमेस्टिक है, ट्रेडिंग का बिजनेस है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको जो मिली, टेल मी क्या ये ऑडिट एविडेंस है? टेल मी क्या ये ऑडिट एविडेंस है? ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन पे आते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड। क्या ये मैनेजमेंट से इतना सारा ज्ञान जो मिला आज, उस एंटिटी का बेटर ऑडिट करने में जरूरी था? क्या ये ऑडिट एविडेंस है? यस ये ऑडिट एविडेंस है। सर कौन से नेचर का? ओरल। ऐसा थोड़ी बोला हमने सर 1 मिनट रुको, आप बोल रहे हो ना सर क्या 4 प्रोडक्ट, सर फिर क्या बोला आपने? 8 प्रोडक्ट, लो सर साइन करो। ऐसा थोड़ी हो कर रहे हैं यार अपन। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज पार्टिंग इंफॉर्मेशन। हम उनसे इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं बच्चों। विदाउट नॉलेज तो हम ऐसे भी कोई काम नहीं करते। करते हैं क्या? जब आपने डिसाइड किया सीए करना है, सबने पता किया ना पहले, अच्छा कितने साल का होता है, करने के बाद पैसे कितने मिलते हैं, अरे सारी चीजें हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पता करने के बाद ही करते हैं ना। तो वॉट एवर वी डू, फर्स्ट वी गेट द इंफॉर्मेशन, देन ओनली वी स्टार्ट। तो ऑडिट क्या ऐसी हो जाएगा यार? ऑडिट जैसा जिम्मेदारी भरा काम क्या ऐसी हो जाएगा? नहीं।
तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, तो ओरल ऑडिट एविडेंस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, कॉफी विद मैनेजमेंट, टेक्निकली उसे कहते हैं इंक्वायरी। इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर, पढ़ेंगे आगे इंक्वायरी। हमने क्वेश्चन पूछा ना, सर कंपनी कब बनी, सर कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हो, सर एक्सपोर्ट है क्या, देखो कैसे चीजें लिंक होती है। अगर वो बोल देते हाँ हमारा एक्सपोर्ट है, अपने दिमाग में लड्डू फूटा, अच्छा AS11 लगेगा फॉरेन करेंसी का ट्रांसलेशन, राइट। उन्होंने बोला सर हमारी 4 ब्रांच है, अपने दिमाग में फिर लड्डू फूटा, अच्छा तो सर चारों ब्रांचों की सेल मर्ज कैसे होती है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन नॉक ऑफ कैसे होते हैं, सर कंट्रोल क्या है, सर वहां का कैश कौन देखेगा, समझ में आ रहा है। सो इट इज इंक्वायरी, उसके बेस पर ही आगे ऑडिट होगा। दूसरे पर आते हैं बच्चों, विजुअल। विजुअल ऑडिटर्स आप तो देखकर ही बहुत चीजें समझ जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखकर ही समझ जाते हैं। विजुअल यानी चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना। जब हम क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गए, हम उसके प्लांट का एक राउंड लिया तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आई। हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे तो वहां पर किस तरह से बुकिंग हो रही है वो हमने देखा। तो क्या चीजों को देखकर समझना भी एक इंफॉर्मेशन गेन करना है? यस। सो विजुअल इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। अरे आपने दृश्यम तो देखी होगी यार, पहले वाली है ना, फर्स्ट वाली, वही पसंद आई थी बस। तो दृश्यम जो फर्स्ट वाली थी, विजुअल, विजुअल ऑडिट एविडेंस, तो सर देखकर भी चीजों को हम समझेंगे, दिस इज ऑल्सो एन ऑडिट एविडेंस। तीसरा रिटन। रिटन तो सबसे बेस्ट है, डॉक्यूमेंट्री, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट, ये सब चीजें जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है वो रिटन ऑडिट एविडेंस हो गए। तो सर ओरल, विजुअल और रिटन नेचर के आधार पर ये 3 ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं। ये 3 ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं नेचर के आधार पर। यहां तक कोई डाउट है किसी का तो बताएं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब प्रभाव क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों फिर से यहां से, उसके बाद आपको इंपैक्ट की बात समझ में आएगी। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट में नीचे करंट एसेट में आ रहा है बैलेंस विद ICICI बैंक, और वहां सामने लिखा है सपोज 89,000 रुपीज। अब आपको कंफर्म चेक करना है ये कि यार सच में बैंक में 89,000 रुपीज है या नहीं है। तो हमने बैंक को एक लेटर लिखा कि सर आप कंफर्म कर दो, या फिर हमने खुद ने उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे सामने खुलवाया और वहां से एक स्टेटमेंट डाउनलोड किया 31/3/2024 का, और उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 89,000। क्या इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है? अरे बैंक बैलेंस में और कुछ चेक करना बचा अब? एनी डाउट? इट इज एन कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंस। इट इज एन कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंस, निष्कर्षात्मक। बॉस बैंक में आई एम डन, कुछ नहीं करना यार, और चेक डन। बैलेंस जो मेरी बुक्स में आ रहा है वही स्टेटमेंट में आ रहा है, डन। फिर क्या जरूरत है BRS की, फिर क्या जरूरत है कुछ और चेकिंग की? डन हो गया, कॉन्क्लूसिव। पर ऐसे ऑडिट एविडेंस तो 2-4 ही होते हैं, जैसे बैंक का ले लिया, इन्वेस्टमेंट का डीमैट से ले लिया, FDs का बैंक से कंफर्मेशन या बैंक की साइट से देख लिया। बाकी सब चीजें जो होती है वो कैसी होती हैं? परस्यूएसिव। परस्यूएसिव का मतलब होता है बच्चों ऑफ गाइडिंग नेचर, जो आपको किसी चीज का गाइडेंस दे कि हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है, गाइडिंग नेचर। तो हमारी ऑडिट में हमें मैक्सिमम ऑडिट एविडेंस परस्यूएसिव मिलते हैं, यानी ऑफ गाइडिंग नेचर। इसीलिए हम किसी एक चीज को चेक करने से नहीं रुकते। जैसे सेल्स की चेकिंग की बात हुई थी तो मैंने क्या बोला, GST रिटर्न भी देखो, क्रेडिट सेल्स भी देखो, डेटर से कंफर्मेशन भी लो, बैंक और कैश भी देखो, इन्वेंट्री भी देखो, ये सब मिलकर हमें आया करार, राइट। लेकिन बैंक की जब बात आई, बैलेंस स्टेटमेंट से मैच हो गया, तो ये उल्टा वाला हरा टिक, कुछ और चेक नहीं करना साहब। समझ में आई बात? तो दोनों तरह के एविडेंस का मीनिंग समझ में आया। एक है कॉन्क्लूसिव, एक है परस्यूएसिव, यानी हम परस्यू कर रहे हैं इसको चेक करने का, गाइडिंग। हाँ यार ये 5-6 चीजें देखी, सब एक ही तरफ इशारा कर रही है कि ये सही है, तब अपने को लगा हाँ नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। थोड़ा सोचो, आप समझ लो, फिर बताओ, मुझे कुछ डाउट है तो फिर से आएंगे।
क्या एक ही ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कंक्लूसिव भी हो सकता है? एक ही ऑडिट एविडेंस? हाँ हो सकता है सर। मोहित भंडारी इज ए सन ऑल्सो, मोहित भंडारी इज ए फादर ऑल्सो, राइट? मोहित भंडारी इज ए ब्रदर ऑल्सो। तो सर हमको एक बैंक स्टेटमेंट मिला, सर ये डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस है, ये एक्सटर्नल है, ये कंक्लूसिव है, राइट? तो आगे जब जाएंगे तो ऐसे कुछ थोड़े सिली कंफ्यूजन आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो बात कवर की। तो सर हमने क्योंकि सोर्स, नेचर और इम्पैक्ट तीनों अलग अलग बेसिस पर इस तरह से पढ़ा, इसलिए ऐसी बात हुई कि सर अगर सोर्स के आधार पर बांटें तो इंटरनल एक्सटर्नल, नेचर के आधार पर बांटें तो ओरल, विजुअल और रिटन, और सर इम्पैक्ट के आधार पर बांटें तो परस्यूएसिव और कॉन्क्लूसिव। थोड़ा सोच लीजिए, कुछ भी डाउट है तो बताइए। अभी हम कंसेप्ट बनाने के लिए इस पे जा रहे हैं, तो मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ऐसे 500 सीरीज पढ़ेंगे, पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करेगा। परस्यूएसिव का एग्जांपल अपन ने एक बात की ना बच्चा, कि सेल्स की चेकिंग कैसे करना है, ठीक है? क्या सेल्स की चेकिंग में कोई एक ही चीज चेक करके आपने ऐसा बोला क्या कि अब बस और कुछ नहीं चाहिए, डन? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आपने क्या करा, सेल्स की चेकिंग करने के लिए 5-6 जगह से कंफर्ट गेन करना चाहा। क्यों ऐसा करा? क्योंकि एवरी ऑडिट एविडेंस इज ऑफ परस्यूएसिव नेचर, कंक्लूसिव नहीं है वो। आपने जीएसटी रिटर्न देखा, भाई जीएसटी रिटर्न तो आपने ही भरा है ना सर, मतलब कि एंटिटी नहीं भरा है ना, तो वो तो मैच ही होगा। चलो जीएसटी रिटर्न देख लिया, अब हमको सेल इनवॉइस से भी देखना है, हमको इन्वेंट्री से भी देखना है। जब ये सारी चीजें सिंक हो रही होंगी आपस में, सर जीएसटी रिटर्न से भी डेटा मैच हो रहा है, सेल्स लेजर से भी मैच हो रहा है, इन्वेंट्री भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हुई है, डेटर से भी कंफर्मेशन आ गया, सर सारी चीजें सिंक है, तब आपने बोला कि हाँ यार आई एम ओके विथ सेल। क्या किसी एक चीज को चेक करके ऐसा बोल सकते थे बच्चा? नहीं। तो ये हो गया ना परस्यूएसिव। हुआ? क्लियर हुआ? डाउट है तो फिर भी बताइएगा। डन है बच्चों? तो ऑडिट एविडेंस बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने पढ़ लिया, आप याद जाके पढ़िएगा। कुछ डाउट है तो हम कल स्टार्टिंग में जब जैसे रिवाइज करते हैं तब बताइएगा, फिर से कवर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो आगे, पक्का? चलिए अब आ रहे हैं बच्चों एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ अश्योरेंस। बच्चों ये पूरा लिखना है, पूरा समझना है, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा अपन छोड़ेंगे नहीं इसको आज। कंसेप्ट ऑफ अश्योरेंस। बच्चों हमारे सब्जेक्ट का नाम ही पहले ये था ऑडिट एंड अश्योरेंस, और ऑडिट इज काइंड ऑफ अश्योरेंस ओनली। तो पहले तो अश्योरेंस का जनरल मीनिंग क्या होता है बच्चों? वही जो दिन भर आप देते हो। दोस्त ने कोई चिंता करी, बोले अरे डोंट वरी रे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, डोंट वरी। अभी ऑडिट क्लास खत्म हो गई, आपके दोस्त ने बोला अरे यार भाई आज तो सर ने क्या ही बताया, ऊपर से गया। आपने बोला अरे मेरे भी समझ नहीं आया, दोनों खुश, चल चाय पीते हैं यार। ये अश्योरेंस होता है बॉस। तो अश्योरेंस का मतलब क्या? किसी को आश्वासन देना, आश्वस्त रहे, डोंट वरी यार। क्या ऑडिट में भी ऐसा ही होता है? चलो एक सिनेरियो समझ रहे हैं बच्चों, है ना? ये जो चार्ट है एग्जांपल, यहां से एक सिनेरियो समझ रहे हैं बच्चों। हमने बात की थी, ये होते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो ये कंपनी का मैनेजमेंट है बच्चों, ठीक है? इस कंपनी के मैनेजमेंट ने सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और ये डायरेक्टली दे दिए इन लोगों को जो हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि शेयर होल्डर, बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थर्ड पार्टीज। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और डायरेक्टली इनको दे दिए कि ये लो बॉस हमारा रिजल्ट। भरोसा कम की ज्यादा? थर्ड पार्टी को भरोसा कम की ज्यादा? कम। बिकॉज जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने ही डायरेक्ट दे दिया। इट इज लेस रिलायबल। लेस रिलायबल, ये तो सबको क्लियर है ना? लेस रिलायबल, इस पे तो कोई क्वेश्चन ही ना। क्यों लेस रिलायबल? क्योंकि सर मैं खुद ही मेरी कॉपी चेक कर रहा हूं, वैसे वाली बात है ना, ये मैंने ही अपने रिजल्ट बनाकर दिए, बराबर है बात? तो इट इज लेस रिलायबल। ठीक है साहब। अब इस समस्या के समाधान के लिए जब सारी थर्ड पार्टियां गई ब्रह्मा जी के पास कि सर यकीन ही नहीं आ रहा, क्या करें? ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, और धरती पर आया योग्यवान, समझदार, जिम्मेदार व्यक्ति, जिसको हमने कहा प्रैक्टिशनर। अभी मैं थोड़ी ब्रॉड टर्म यूज कर रहा हूं रेदर देन सीए। प्रैक्टिशनर, सर वो प्रैक्टिशनर आया, ये है हमारा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर।
अब इसने क्या किया सर? सर बीच में ये कड़ी बन गया, इस थर्ड पार्टी और मैनेजमेंट के बीच में अब ये कड़ी बन गया। कैसे? सर इसने बोला मैनेजमेंट को आप मुझे दो, तो मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को दिए। इसने अपने नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको चेक किया, और अब इसने थर्ड पार्टी को बोला बॉस मैंने चेक कर लिए, ऑल ओके। भरोसा ज्यादा कि कम? भरोसा ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो सर ये जो ग्रेटर अश्योरेंस, ग्रेटर कॉन्फिडेंस पास करने की मेथोडोलॉजी है ना, इसी को अश्योरेंस कहते हैं। इसी को अश्योरेंस कहते हैं। क्या ऑडिट ऐसा ही कुछ है क्या? टेल मी, क्या ऑडिट ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? बताओ ना यार, सोच के, ऐसा कंफ्यूजन है कुछ यार। ऑडिट ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा ही है। टेक्निकली एक बार बोलता हूं सर, व्हेन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल passes a greater degree of confidence to third party on behalf of responsible party, this concept is called assurance. अरे सर क्या बोला? नहीं, वापस से पढ़ेंगे ना तो। चलो, ये है बच्चों मैनेजमेंट, राइट? तो मैनेजमेंट के बिहाफ पर मैंने थर्ड पार्टी को ग्रेटर कॉन्फिडेंस दिया। मैनेजमेंट के बिहाफ पर मैंने थर्ड पार्टी को ग्रेटर कॉन्फिडेंस दिया। यस, तो ये बात अपनी डेफिनेशन में लानी है मुझे। तो मैंने बोला सर, व्हेन ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पॉन्सिबल पार्टी an independent professional passes a greater confidence to third party, this concept or methodology called assurance. अभी सोच के देखो, ऐसे तो होता है अश्योरेंस में। दोस्त परेशान है, आपने एक बार कंधे पे हाथ रख के बोल दिया अरे चिंता मत कर यार, मुझे कौन सा समझ में आया, खुश। एश्योरेंस यही होता है ना। तो एक बार बच्चों पहले ये डेफिनेशन समझ लो, फिर इसके थोड़ा और ड्रिल डाउन करेंगे। एक बार पहले कंसेप्ट बताओ समझ में आया क्या? और मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि क्या ऑडिट एक अश्योरेंस है? क्या ऑडिट एक अश्योरेंस है? पक्का? किसी को डाउट हो तो बताना भाई। ये डाउट लेके चल नहीं सकते बच्चों ऑडिट में, इसलिए मैं बोल रहा हूं अश्योरेंस नहीं समझ में आया तो फिर तो बहुत सारे अश्योरेंस टूट जाएंगे। तो अश्योरेंस की डेफिनेशन बच्चों हमको टेक्निकली लिखना है। देखो यार, ये ऑडिट में इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा समझ के पढ़ना है हमको, क्योंकि कितनी डेफिनेशन और कितनी चीजें रट पाएंगे। जब ये कंसेप्ट, ये चार्ट थोड़ा सा दिमाग में याद आएगा कि अच्छा वो 3 डब्बे थे, एक तरफ मैनेजमेंट था, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, बीच में प्रोफेशनल था। अपन ने क्या किया था कि डायरेक्ट दे रहे थे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हमने बोला कि सर इनके बिहाफ पर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इनको ग्रेटर कॉन्फिडेंस पास करेगा, ये एश्योरेंस है। So when on behalf of a responsible party an independent professional passes a greater degree of confidence to third party, this is called assurance. मैं हर बार बोलूंगा तो अलग अलग बोलूंगा, पर टेक्निकल 3 वर्ड सेम रहेंगे, क्योंकि रट नहीं पाया ना मैं। तो आपको भी कोशिश यही करना है कि रट के नहीं हो पाएगा, रट नहीं सकते इतना सारा, एक सब्जेक्ट नहीं है और एक डेफिनेशन नहीं है। बताओ कोई समझने में इस कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? पहले तो अश्योरेंस में पक्का? तो ऑडिट इज ए काइंड ऑफ अश्योरेंस। यस, ऑडिट इज ए काइंड ऑफ अश्योरेंस। सारे बिग फोर्स में ऑडिट डिवीजन को कहा जाता है अश्योरेंस डिवीजन। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑडिट डिवीजन, दे कॉल्ड इट अश्योरेंस डिवीजन। तो सारे बिग फोर्स में, बिग 5 जो भी हैं, सबके अंदर ऑडिट इज अश्योरेंस डिवीजन। तो डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? चलें आगे अभी यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, इसी में आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये डेफिनेशन लिखी मैंने, जो ऊपर पढ़ी थी वही वापस से बोल रहा हूं। Assurance engagement means an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome or evaluation against a subject matter, for a subject matter against a criteria. सर ये तो बहुत कुछ अलग हो गया है ना, कुछ अलग ही बात कर दी सर। अब चलो, आपने बोला ऑडिट एक अश्योरेंस है बच्चों,
इस डेफिनेशन को थोड़ा ऑडिट के हिसाब से एक बार चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑडिट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है बच्चों? मैनेजमेंट होती है। सर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिटर। सर थर्ड पार्टी कौन है? हमने बोला यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन है बच्चों। हम किस चीज के बारे में अश्योरेंस दे रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर क्या है बच्चों अपना? टेल मी। अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज के बारे में अश्योरेंस दे रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपना सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या ऑडिट आर्बिट्रेरली हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है? नहीं, कोई क्राइटेरिया से होता है ना, जिसके बेस पे चेक करके बोलेंगे हाँ ये सही, ये सही, ये सही। जैसे हमारा ऑडिट होगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, लॉ एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट, इन सबको ध्यान में रख के होगा। तो दिस इज व्हाट? क्राइटेरिया। Sir, assurance means when an independent practitioner passes a greater degree of confidence on behalf of a responsible party to third party or intended user for a subject matter against a criteria. For a subject matter against a criteria. ऐसे ही तो बढ़ाते जाना है अपने को चीजों को। पहले हमने समझा मीनिंग, मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बताए, फिर अपन ने उसको और ऐड किया। डायरेक्ट यहां आता तो दिक्कत थी, अब आना चाहिए समझ में। नहीं आया तो फिर भी हम वापस करेंगे बच्चों। पक्का? पीछे बेटा। So assurance means एक बार हो जाए डेफिनेशन साथ में सब। मैं तो यार बार बार अलग अलग बोल देता हूं, इसलिए आप शुरू करो तो अच्छा रहेगा। assurance means when an इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। देखो अपने को ना कीवर्ड पकड़ लेने की, यार ये तो आना ही चाहिए डेफिनेशन में, वरना अर्थ का अनर्थ होगा, बस वो याद रखना है। तो व्हेन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल क्या करेगा? पासेस ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। यार किसको देंगे, किसके बिहाफ पे देंगे? सर ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पॉन्सिबल पार्टी टू थर्ड पार्टी और इंटेंडेड यूजर, जो भी आप बोले। यार किस चीज के बारे में देंगे और किस बेसिस पे देंगे? सर ऑन ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट ए क्राइटेरिया। ऑन ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट ए क्राइटेरिया। ये होगी अपनी डेफिनेशन बच्चों। दिस इज कॉल्ड अश्योरेंस। तो इतनी वाइड टर्म, इतनी बड़ी टर्म, पूरा सीए हो गया मेरा कंप्लीट। मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लिया, तब भी मैं सोचता था यार मेरे कार्ड पे अश्योरेंस क्यों लिखा है, ऑडिट क्यों नहीं लिखा है। तब पता नहीं था 10 साल पहले। चलें आगे या और कुछ है इसमें? आगे बढ़ें? कुछ पूछ रहे हो बच्चा? नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ें कि बच्चों इसी में अभी और अपना कंसेप्ट बाकी है ये वाला? लिख रहे हो आप? अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। कोशिश करो बच्चों ऑडिट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो आप। और मैं आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। इंडिविजुअली शायद 1 to 1 में चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका आंसर वेरी नेक्स्ट डे शेयर करूंगा ग्रुप में। तो आप उससे ये इवेल्युएट कर पाओगे कि कितना अप्रोक्सीमेट सही आप जा पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अश्योरेंस वाले टॉपिक पर एक क्वेश्चन मेरे पास रेडी है जो मैं आपको आज भेजूंगा ग्रुप में, आप लिख के लाइए कल। चलिए अब बच्चों को छोटी छोटी बातें, जैसे ये अश्योरेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी, इसके आधार पर अश्योरेंस के 5 एलिमेंट हो गए। सर अश्योरेंस में 3 पार्टी होनी चाहिए। कौन कौन 3 पार्टी यार? सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। ये 3 पार्टी हो गई। ये भी कोई बात है? अपने इंदौर में ऐसा आता है तो क्या बोलते हैं? चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। अरे सब्जेक्ट मैटर तो चाहिए, किसके बारे में कॉन्फिडेंस देना है भाई?
तो सब्जेक्ट मैटर, तो सर अश्योरेंस का एक और एलिमेंट हो गया सब्जेक्ट मैटर। तीसरा सर सुइटेबल क्राइटेरिया, उस सब्जेक्ट मैटर को किसी चीज से चेक करेंगे ना यार। जैसे ऑडिट को चेक करने की बात आई तो बोला सर लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, ये सब के बेसिस पर चेक करेंगे, तो सुइटेबल क्राइटेरिया। फोर्थ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये क्या होता है यार, पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? क्या होता है ये? व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? अभी समझ में आया कैसे लॉजिकल जाना है अपने को? व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सर सफिशिएंट डिनोट्स क्वांटिटी, सर अप्रोप्रिएट डिनोट्स, अप्रोप्रिएट मींस रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, और ऑडिट एविडेंस तो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सर रिटन रिपोर्ट होती है, हाँ सर अश्योरेंस की रिपोर्ट रिटन फॉर्म में होगी तभी तो ग्रेटर कॉन्फिडेंस आएगा। ओरल बात तो सारी बात हवाई रे। बच्चों ये सब स्लाइड्स इसलिए बनती गई, ऐड होती गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता गया। अब हमारा यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, अश्योरेंस क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस। जब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। अब आपसे वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई 1.5 पेज का आंसर लिखना रहेगा अपने को, ऐसी कोई बड़ी चीज पूछेंगे अपने को। वो उन बड़े कंसेप्ट में से भी कुछ पार्ट पूछ रहे हैं ताकि 3 मार्क्स जस्टिफाई हो पाए, तो इसलिए ऐसा हर छोटा पार्ट हमें कवर करना है। तो अश्योरेंस क्या है हो गया बच्चों, एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट हो गया। आगे चलें क्या? अब और एक टेक्निकल बात बच्चों, अश्योरेंस में वैरायटी है हमारे पास, 3 तरह के अश्योरेंस होते हैं। ओ तेरी, 3 तरह के अश्योरेंस होते हैं। ये बनाओ बच्चों जरा जल्दी से चार्ट, नीचे वाले फोटो नहीं बनाने अपने को, खाली 3 वैरायटी लिखनी है अपने को, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। सर अश्योरेंस 3 तरह के होते हैं। कौन से 3 तरह के होते हैं बच्चों? पहला एब्सोल्यूट अश्योरेंस, दूसरा रीजनेबल अश्योरेंस, तीसरा लिमिटेड अश्योरेंस। ये तीनों अपन पढ़ रहे हैं अभी, एक बार आप जस्ट सिंपल इतना लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस और उसकी 3 वैरायटी। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस और उसकी 3 वैरायटी, 3 प्रजातियां अपने पास, ठीक है। चलो अभी बात कर रहे हैं बच्चों, पहला टाइप है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 100% अश्योरेंस, काइंड ऑफ गारंटी। गारंटी जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कार्स जब कोई कंपनी बनाती है उसके इतने सारे क्वालिटी चेक होंगे, वो देखेंगे कि भाई इसके एयर बैग्स खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, पहिया निकल के कार से आगे तो नहीं चला जाएगा, बहुत सारे क्वालिटी चेक होंगे, फिर वो बाहर आएगी। और एग्जांपल लेते हैं मेडिसिन, बाजार में जब कोई मेडिसिन आती है उसके पहले उसके इतने सारे टेस्टिंग और चेकअप होंगे। कभी आपने सोचा ऐसा आप दवाई लेने या दिखाने डॉक्टर के पास जाओ और वो बोले यार ये दवाई का पता नहीं असर करेगी नहीं करेगी, ट्राई करके देख। ऐसा होता है क्या कभी? ट्राई करके देख दवाई में, नहीं ना, नो ट्राई करके देख। एब्सोल्यूट अश्योरेंस है उधर, गारंटेड है कि बॉस ये दवाई लेने से ये होगा, गारंटेड है मामला, एब्सोल्यूट अश्योरेंस है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ गारंटी, 100% कॉन्फिडेंस। तो ये एक अश्योरेंस की वैरायटी हो गई। मेरा यहां से एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप ऑडिट में एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हो क्या?
अच्छे से सोचना, मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे चाहिए। क्या हम ऑडिट में एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं? क्या मतलब केस समझते हैं। सर अपन एक कंपनी में ऑडिट करने गए, बड़ी कंपनी साहब, बढ़िया बड़ी वाली कंपनी, बहुत सारी हमने चेकिंग करी, सब किया, 1 महीने तक ऑडिट किया, उसके बाद हमने ओपिनियन दे दिया। आपके पास मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट ने पूछा सर तो अब मैं ये गारंटी समझू ना सर, आपकी रिपोर्ट आ गई तो कि अब 1 रुपए की भी गलती नहीं बची अपने यहां, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समझ में आया मेरा लॉजिक? समझ में आया? क्या ऑडिट में एब्सोल्यूट अश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता ना, दे ही नहीं सकते। बच्चों एक बात हमेशा सोचना, जब ऑडिट पढ़ रहे हो ना, सीए बन के सोचो यार, ऐसे मत सोचो अरे यार एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी नहीं आ रहा, फिर क्या काम का ऑडिट। अरे ऐसे सोचो ना, एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना पड़ा तो ऑडिट करेगा कौन? करेगा कौन ऑडिट? कोई ऑडिट कराने मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा नहीं बाबा आगे जाओ। किसी कंपनी का ऑडिट करना है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री, उनके यहाँ तो करोड़ों वाउचर है, पता चला अभी अपने पास एक ऑडिट रिपोर्ट आई और पता चला 2010 के फाइनेंशियल रिजल्ट आज आ गए हैं। 100% एश्योरेंस तभी आएगा जब एक एक बिल चेक करो। तो क्या ऑडिट में पॉसिबल है ये? नो, नॉट एट ऑल। तो अब दूसरी वैरायटी का एश्योरेंस आ रहे हैं अपने पास, जिसका नाम है रीजनेबल एश्योरेंस। समझ में आ रहा है लॉजिक? रीजनेबल एश्योरेंस। ये जो एक स्केल मैंने बनाया, नीचे जो एक लाइन बनाई, आप देखो मैंने इसको नियर टू एब्सोल्यूट बनाया। नियर टू एब्सोल्यूट, मैं चाहता तो यहां बीच में एकदम 50% पे भी बना सकता था, पर इसका नाम ही ऐसा ना, इसका मीनिंग ही ऐसा है। देखो, ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, बहुत बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस है सर ये। हाँ ऐसा कह लो, 90% है, 85% है, वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। पर सर 100% तो नहीं है, बट लेस देन एब्सोल्यूट। थोड़ा सोचो, समझ में आई बात? तो ऑडिट में कौन सा वाला देना है? ये वाला। सर मैंने बहुत चेकिंग करी सर मैंने सेल के अंदर सर 20% वाउचर चेक करे, सर मैंने जीएसटी रिटर्न भी देखे, सर मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी देखे, सर मैंने डेटर से भी पूछा, सर इतनी चीजें करी, तब जाके मैं बोल रहा हूं कि सेल सही है। पर फिर आपको उसने पूछा, अब मैं ऐसा मान लूं क्या सेल में 1 रुपए की भी गलती नहीं है? तो बोलेंगे सॉरी, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऑडिट में सर बहुत हाई डिग्री का एश्योरेंस दे रहे हैं अपन, जिसका नाम है रीजनेबल एश्योरेंस, पर एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगा, एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगा बस। तो ये वाला बच्चों आज से सारे डिस्कशन इस पर होंगे, क्योंकि हम तो ऑडिट ही पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो पूरे ऑडिट में अब यही वर्ड चलेगा, रीजनेबल एश्योरेंस। इसका मीनिंग बच्चों एकदम फिट हो जाना चाहिए अपने दिमाग में। क्या है सर? इट इज अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट। इट इज अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट। पक्का? पक्का समझ में आया ये सबको? तो सर अश्योरेंस क्या होता है? अश्योरेंस के एलिमेंट, अश्योरेंस की वैरायटी में हमने बोला एक होता है एब्सोल्यूट जो 100% होता है। सर अपने ऑडिट में तो नहीं पाया जाता। सर ऑडिट में कौन सा पाया जाता है? सर रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। उसका क्या मतलब है? सर हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट। ये वाला अपन देंगे। एक टेक्निकल लाइन बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है? आप बताना समझ में आई क्या जो अब तक पढ़ा उसके आधार पर। सर ऑडिटर टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आई क्या ये बात? ये बात ठीक है क्या? ऑडिटर को इतने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं कि उसे रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए। और एक्सटेंड करता हूं, सर ऑडिटर टू ऑब्टेन SAAE to obtain reasonable assurance. Auditor to obtain SAAE, क्या था ये? साईं बाबा तो नहीं ना? नहीं, SAAE क्या? Sufficient appropriate audit evidence. Auditor to obtain SAAE by applying his audit procedure to obtain reasonable assurance. बोलो समझ में आया क्या? आगे ऐसी ही लाइनें लिखी हुई आएंगी सारी, इसलिए ये इस क्रोनोलॉजी में हम कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं। पहले ऑडिट एविडेंस समझ लिया, फिर अश्योरेंस समझ लिया, इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑडिट रिस्क पढ़ेंगे, ऐसा चलेगा ये सारा। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों रीजनेबल अश्योरेंस। पूरे मॉड्यूल में ये वर्ड
हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज होगा। सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में बार बार यही लाइन लिखी हुई आएगी, दो जो मैंने आपको बोला, ऑडिटर टू ऑब्टेन, ऐसे ही ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, लास्ट वाले पर आते हैं बच्चों, लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा, आप लोगों ने लिस्टेड कंपनी क्या होता है पता है सबको? यस, ऑब्वियसली पता है। क्या होता है लिस्टेड कंपनी? A company for which securities are listed on a recognized stock exchange, we called it listed entity। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अब यार लिस्टेड एंटिटीज के क्या क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं क्या बच्चों? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अभी ताजा ताजा बहुत सारे आए थे अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर में क्वार्टर खत्म हुआ। सब क्या है बेटा, सारी लिस्टेड कंपनीज क्या है, करेक्ट, सबके रिजल्ट आए, अभी भी आ ही रहे हैं वन। तो यार ये क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं, आप सोचो सितंबर 30 को तो क्वार्टर खत्म हुआ, और कुछ कंपनी ने तो 15 अक्टूबर को ही अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए। क्या 15 दिन में ऑडिट हो गया? रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी का, इन्फोसिस जैसी कंपनी का, क्या कहते हो, 15 दिन में ऑडिट हो गया? नहीं हो पाएगा सर, 15 दिन में इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट नहीं हो पाएगा सर। कुछ तो और चेकिंग करके सर बता दो सब ठीक है क्या। वो कुछ और चेकिंग है बच्चों, रिव्यू। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं बच्चों, ये ऑडिटेड नहीं होते हैं, रिव्यूड होते हैं, रिव्यूड। तो रिव्यूड एक अलग तरह की चेकिंग है, ऑडिट नहीं है वो ऑडिट नहीं है। करते हम ही हैं, योग्यवान, समझदार, जिम्मेदार, करते अपन ही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहे हैं। पर सर वो एक अलग काइंड ऑफ सर्विस है, उसका नाम है रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू करते हैं वहां पे हम। पर सर वहां तो आप बहुत फटाफट 15 दिन में रिजल्ट दे रहे हो, मतलब बहुत कम चेकिंग कर रहे हो। हमने बोला हाँ, तो सर फिर अश्योरेंस? बोले कम वाला। कम वाला वो कौन सा है? लिमिटेड। लिमिटेड। जब चेकिंग कम करूंगा तो कम वाला ही दूंगा ना यार, अश्योरेंस भी यार, ऐसे ही होगा ना। अरे अपने को कई बार घर पे मम्मी कोई चीज टेस्ट कराती है, थोड़ा सा देख तो नमक सही है क्या, पता ही नहीं चला, मम्मी और दो। इतने समय क्या पता चलेगा यार, थोड़ा और दो ना यार। तो अभी अपना ये लिमिटेड वाला वैसा, ये बस एक चम्मच खाया यार, कैसे बताएं ज्यादा यार। लिमिटेड एश्योरेंस, वेरी लेस, वेरी लेस। तो सर इसका भी एक प्रोसीजर है, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। ये कैसे होगा उस पर भी सब लिटरेचर अवेलेबल है, आईसीआई ने इसके लिए भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड दिए, पर ये ऑडिट नहीं है। तो ये तीसरा काइंड ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट। तो तीन तरह के हमने अश्योरेंस की बात की, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, सर एब्सोल्यूट तो अपन करते नहीं कुछ भी, ठीक है। दूसरा वाले पे आते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जांपल दो। ऑडिट, ऑडिट, सो ऑडिट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल रिव्यू। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना बच्चों, उसमें कभी ऊपर ये नहीं लिखा रहता है ऑडिटेड रिजल्ट, उसमें लिखा रहता है रिव्यूड रिजल्ट। रिव्यूड रिजल्ट, उसकी जो रिपोर्ट होती है उस पर लिखा होता है रिपोर्ट ऑफ रिव्यू, ना कि रिपोर्ट ऑफ ऑडिट। तो उसका एग्जाम्पल हो गया रिव्यू। बच्चों एग्जाम्पल और इसका मीनिंग एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा है आपको, और आपको ये पूछा है ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस बताइए और दोनों में कौन कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है आपको। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं पूछा है, ये कहीं ना कहीं आपको भी टेस्ट में आएंगे। तो इसलिए हाँ बोलो बच्चा बोलो। इन्वेस्टिगेशन इन कहीं में आ रहा है क्या? तीनों में? एब्सोल्यूट में आ सकता है, इन दोनों में तो नहीं आएगा। एब्सोल्यूट के अंदर तो हम किसी चीज को कंफर्म ही करेंगे ना, हाँ सर इन्होंने ये फ्रॉड किया है, तब इन्वेस्टिगेशन होगा। सॉरी, अगर आप छोड़ोगे तो फिर इंस्पेक्शन ही नहीं कहलाएगा वो। कभी ऐसा आपने सीआईडी देखा कि नहीं देखा? मैंने बहुत देखा, दया कुछ। अब वहां ऐसा हो सकता है क्या कोई चीज छोड़ के बोल दें गलत है? नहीं ना। तो बच्चों आज थोड़े 2 हैवी टॉपिक कवर किए हैं अपन ने। मैं अश्योरेंस कल वापस भी रिवाइज करवाऊंगा, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना ये मैंने दिया है उतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। अभी इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको आंसर नहीं करवाया, ये भी पढ़ेंगे कल।
ऑडिट और इसका एग्जाम्पल डिफरेंस ये सब पढ़ेंगे कल। तो आज इतना ही पढ़ा है, ऑडिट एविडेंस और अश्योरेंस।